नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 56 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले प्रचार के लिए नेता तूफानी दौरे भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक दौरे पर राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे। कम वक्त में लौटना था इसलिए हेलीकॉप्टर से गए थे, लेकिन कल रात में लौट नहीं पाए। मैं आपको इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानी है वो भी बताऊंगा। आज बात उस चुनावी माहौल की भी होगी जिसमें राम लहर पर सवार बीजेपी का आक्रामक प्रचार विपक्ष के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। कांग्रेस इसकी काट कैसे खोज रही है आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, जहां चुनावी रैली के मंच से आई एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर चर्चा में। आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। आम आदमी पार्टी ने आज घर घर कैंपेन शुरू किया था। केजरीवाल के जेल में बंद होने को मुद्दा बनाकर पार्टी सहानुभूति बटोरना चाहती थी, लेकिन नई चुनौती खड़ी हो गई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल को जेल भेजे जाने को साजिश बताने में जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत की निगाह में केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह सही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को गलत बताया था, लेकिन दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ईडी की तरफ से लिया गया एक्शन सही था। सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी की उस मुहिम का क्या होगा जिसमें वो जनता के बीच पहुंचकर केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बता रही थी, क्योंकि अदालत ने ये साफ कर दिया है कि ईडी का एक्शन गलत नहीं, गिरफ्तारी सही है। हद तो ये कि हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की याचिका पर फैसला आने से घंटों पहले ही पार्टी के नेता राहत के सवाल पर नाउम्मीदी जता रहे थे। जो फैसला है, व्यक्तिगत तौर पे जिस कोर्ट में वो फैसला है, मुझे वहां से कोई उम्मीद नहीं है। आम आदमी पार्टी हर दिन ये समझा रही थी कि किस तरह मोदी सरकार के इशारे पर ईडी ने साजिश रचकर केजरीवाल को जेल भेज दिया, लेकिन अब गलत ढंग से गिरफ्तार करने के आरोप धड़ाम हो चुके हैं। वो भी तब जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर चुकी है। केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर हर वोटर तक पहुंचाई जा रही है। तो ये वक्त है सबको मिलकर काम करने का। आपको अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा, आपको प्रचार में उतरना पड़ेगा। दिल्ली के लोग इस जेल का जवाब वोट से देंगे। अब आम आदमी पार्टी के लिए जनता के बीच नए सिरे से खुद को पाक साफ साबित करने की चुनौती बड़ी हो गई है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। दिल्ली के लोग अपने बेटे को बाहर लाना चाहते हैं और अपने बेटे को बाहर लाने का एक ही हथियार है, वो वोट का हथियार है। वो वोट के हथियार से अपने बेटे को बाहर लेके आएंगे और भाजपा के खिलाफ दिल्ली के जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अचानक बदली परिस्थिति के बाद केजरीवाल समर्थकों के नाम जेल से कौन सा संदेश भेजते हैं और इस बार इसे पढ़कर कौन सुनाता है। देखिए, अब केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, क्योंकि अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर जो कुछ टिप्पणियां की वो बेहद अहम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा गौर कीजिए। हम कानून के हिसाब से काम करते हैं। अदालत ने इसके बाद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट को ना तो राजनीति से मतलब है और ना ही जांच एजेंसी से मतलब है।
अदालत ने साफ कर दिया कि राजनीतिक विचारों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच का है। सबसे बड़ी टिप्पणी सबूतों को लेकर की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास सबूत बहुत सारे हैं। अदालत ने यह भी कहा, साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता और मुख्यमंत्री या किसी पद पर होने की वजह से किसी को जांच और पूछताछ के मामले में विशेष छूट नहीं दी जा सकती। तो खैर, ये तो बात हुई केजरीवाल की। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। चुनावी दौरे पर कल मध्य प्रदेश गए राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। इस खबर ने राज्य का चुनावी तापमान बढ़ा दिया। बात सोमवार शाम की है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी तक अगर आज शाम तक चुनाव माहौल गर्म रहा। इस बीच राहुल ने आफत में अवसर तलाश लिया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर उनके मन की बात जानी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट पर जमकर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है और पार्टी टेक ऑफ नहीं करने वाली। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को पैसा दे सकती है। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो। सोमवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में थे। चुनावी मंच से आदिवासी वोटर को खूब रिझाया। इस सभा के बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसकी वजह बना राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। दरअसल राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था। प्रशासन ने आनन फानन जबलपुर से फ्यूल मांगने के लिए गाड़ियां दौड़ाई, लेकिन तब तक शाम हो गई और इतने में शहडोल का मौसम बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को पूरी रात शहडोल के होटल में ही गुजारनी पड़ी। लेट नहीं होते तो महुआ बीन रही आदिवासी बहनों से क्या राहुल गांधी जी मिल पाते? फ्यूल किन का खत्म हो चुका है जो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं? सबको मालूम है कि 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने किसका फ्यूल खत्म किया है। इतना कुप्रबंधन, और उसको बचाव करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं अच्छा हुआ खत्म हो गया ताकि वो आदिवासी समाज से मिलने। ये स्पष्ट दर्शाता है कि कितना सम्मान है उनके मन में कि उनको मिलने के लिए ईंधन खत्म हो तब वो मिलने जाएंगे। शहडोल में रात काटने की मजबूरी थी तो राहुल ने पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा करके वक्त बिताया। जंगल वाले इलाके में ही एक ढाबे पर खाना खाने पहुंच गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, शहडोल में अचानक मौसम बिगड़ने से आदरणीय राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। वो शहडोल में ही रुके और हम सभी को नई ऊर्जा एवं मार्गदर्शन दिया जो हमारे लिए अतुलनीय है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल के मार्गदर्शन से नई ऊर्जा की बात कहते रहे। उधर बीजेपी ने हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर चुटकी ले ली। राहुल गांधी जी जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है। अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली, अब राहुल भी टेक ऑफ नहीं करने वाले। कांग्रेस 24 की पिच पर टेक ऑफ कर पाएगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी आदिवासी वोटर का दिल जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। शहडोल में रुकने की मजबूरी पैदा हुई तो राहुल ने आपदा में अवसर खोज लिया। सुबह होते ही राहुल शहडोल से उमरिया के लिए निकले तो रास्ते में आदिवासी महिलाओं को देखकर रुक गए। ये महिलाएं महुआ बिन रही थी। राहुल ने उनका हाल जाना। नमस्कार। मिलने के लिए अच्छा, तो यहाँ से जमीन से उठाते हो? हाँ। कितना पैसा बनता है? 200-300 नहीं मिले बाबू, सरकार से का मिले, अब मगो भी नहीं का मिले जब। देखिए, इन दिनों राहुल गांधी अपने भाषण में आदिवासी समाज का जिक्र कर रहे हैं और जल, जंगल और जमीन की बातें कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी आबादी है जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। देश भर में इस समाज से आने वाले लोगों की संख्या 10.5 करोड़ के करीब है, जो 8% से ज्यादा है। इस समाज का बड़ा हिस्सा एक वक्त में कांग्रेस का कोर वोटर होता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और
उसके सहयोगी दलों को 37% के करीब शेड्यूल्ड ट्राइब वोट मिले, जबकि एनडीए को 46% आदिवासी वोट मिले। देश भर में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 2019 में इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि सिर्फ 4 सीट पर कांग्रेस के सांसद चुने गए, जबकि दूसरे दलों के हिस्से में 12 सीटें गई। इनमें बीजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। जिस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मौजूद थे, वहां भी आदिवासी वोटर बड़ी तादाद में है। यहां से यह आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो कि 21% के आसपास है। राज्य में एसटी वोटरों का झुकाव भी पिछले कुछ सालों में बीजेपी की तरफ बढ़ा है। इसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, साल 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आदिवासी समाज के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीट पर कांग्रेस जीती थी, जबकि सिर्फ 16 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन जब पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस को 8 सीट का नुकसान हुआ और इसकी ताकत 30 से घटकर 22 पर हो गई, जबकि बीजेपी को 8 सीटों का फायदा। 16 के मुकाबले उसे 24 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। इस बार भी 1 सीट अन्य के खाते में गई है। राहुल गांधी से खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। खैर, ये तो बात हुई राहुल की। अब बात करते हैं यूपी में छिड़े सियासी संग्राम की, जहां राम नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 2.5 महीने होने को है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल रही है। समारोह से कांग्रेस की दूरी को वो चुनावी मुद्दा बना रही है। यूपी के पीलीभीत में एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मन में जहर भरा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पाप करने वालों को भूलिएगा नहीं। उधर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। पार्टी के दिग्गज जयराम रमेश ने कहा कि हम राम के पुजारी हैं और वो राम के व्यापारी। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। मैदान चुनावी है, लेकिन इस महासंग्राम में हर तरफ गूंज रहा है भगवान श्री राम का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाला चैप्टर खोला तो कांग्रेस भी चुप नहीं रह पाई। पार्टी के नेता जयराम रमेश यहां तक बताने लगे कि उनके नाम में भी राम है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस। कांग्रेस नेता अपनी राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं, आस्था को निजी मामला बता रहे। कमरे तक में रामचरितमानस की मौजूदगी से इसे साबित करने में भी जुटे दिखे। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया उसे भूलना नहीं है। मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। उधर कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी राम का राजनीतिकरण कर रही है, धर्म के नाम पर सियासत में जुटी है, जो राम के नाम पर सीधे सीधे व्यापार है। आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, पीएम मोदी इन दिनों जिस भी राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं, वहां 22 जनवरी वाला अयोध्या का पन्ना जरूर खोल रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी इसकी काट निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। जयराम रमेश ने इसका पहला ट्रेलर दिखाया है।
देखिए, चुनावी रेस में बीजेपी इस वक्त रिवर्स गियर का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी से विरोधियों ने पूछा कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख कब बताएंगे। यही वो सवाल था जो बार बार विरोधी पूछते रहे। दरअसल 1996 के लोकसभा चुनाव से पूछा जाना शुरू हुआ था। 1998, 1999, 2004, 2009 के चुनाव में भी पुराने तंज भरे सवाल का सिलसिला जारी रहा। 2014 और 19 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए। अब जब इस साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से बीजेपी कांग्रेस पर जवाबी शूले दाग रही है। अब बीजेपी विरोधियों से पूछ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा में आखिर आप क्यों नहीं आए। साफ है कि बीजेपी ने मंदिर मंदिर घूमकर नरम हिंदुत्व का संदेश देने वाले विपक्षी दलों के लिए कोई सियासी स्पेस नहीं छोड़ा है। बहरहाल बढ़ते आगे, और अब बात प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की दिलचस्प तस्वीरों की। ये पीलीभीत के चुनावी मंच से सामने आई। यहां पीएम बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए चुनाव करने पहुंचे थे। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का एक ऐसा वीडियो आया जैसे तस्वीरें आमतौर पर कम सामने आती हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया, उन्हें रास्ता दिखाया और इसके बाद दोनों के बीच की केमिस्ट्री पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर पार्टी के प्रचार के लिए पीएम मोदी पीलीभीत पहुंचे तो गन्ने की मिठास और बांसुरी के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी के शहर में स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसुरी भेंट की। पीलीभीत से उम्मीदवार जितिन प्रसाद और बरेली से पार्टी के कैंडिडेट छत्रपाल गंगवार ने कमल का फूल भेंट किया और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने देवी की फोटो और माता की चुनरी भेंट में दी। इसी बीच मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सम्मान और विनम्रता की परस्पर केमिस्ट्री का सबसे ताजा सबूत बन गया। मंच पर स्वागत और सम्मान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बगल की कुर्सी पर बैठे। इसी बीच भाषण के लिए उनका नाम पुकारा गया। नाम सुनकर योगी कुर्सी से उठे और डायस तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे से निकलने की कोशिश करने लगे। इसी बीच प्रधानमंत्री ने सीएम योगी का हाथ थामा और आगे से चले जाने का इशारा किया और योगी तेजी के साथ डायस की तरफ यहां से बढ़ गए। ये तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की यह तस्वीर भी कुछ इसी तरह वायरल हुई थी। ये तस्वीर नवंबर 2021 की है, यानी तकरीबन 2.5 साल पहले की। तब यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर था और प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के दौरे पर आए थे। राजभवन के गलियारे में पीएम मोदी का हाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर था। दोनों टहलते हुए बातें कर रहे थे, जिसके मजमून को लेकर तब खूब अटकलें लगाई गई थी। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि पीएम मोदी ने सीएम योगी को अपना शानदार फॉर्म जारी रखने को तब कहा था और ये भी कहा था कि ये बीजेपी की जीत में मददगार होगा। महाराष्ट्र में आज शरद पवार अपने ही गठबंधन में सबसे पीछे हो गए। मैं यहां सीट बंटवारे में उनकी पार्टी के हिस्से आई सीटों की बात कर रहा हूं, जिसमें पवार की पार्टी कतार में सबसे पीछे दिखी। सबसे ज्यादा सीटें उद्धव की शिवसेना के हिस्से में आई। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जबकि महाविकास अघाड़ी में पवार की एनसीपी को सबसे कम सीटें दी गई हैं। दिलचस्प यह भी है कि यह फैसला पवार की सहमति से हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा हुआ तो भतीजे के साथ छोड़ने का असर शरद पवार की सियासी सेहत पर 10 महीने बाद जाहिर हो गया। एक समय विपक्ष के सबसे पावरफुल नेताओं में शामिल शरद पवार आखिरी कतार में पहुंच गए। पिछला चुनाव 19 सीट पर लड़ा था, इस बार 10 सीट पर सिमट गए। वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरदचंद्र पवार। कौन सी सीट किसके हिस्से में आएगी, ये संजय राउत ने बताया। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में गांठ नहीं होने का फायदा समझाया और पवार सीनियर बगल में बैठकर सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। एक क्षण असा येतो की त्यावेळेला एकमेकाला समजून घेऊन जागा वाटप जाहीर करून
प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकण्याची तयारी सुरू करावी लागते आणि तो क्षण आता आज आलेला आहे. सर्वांच्या मनातल्या शंकांना कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हुई सीट शेयरिंग में शिवसेना का पलड़ा सबसे भारी रहा. 48 सीट वाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीट पर लड़ेगी. कांग्रेस 17 सीट पर जोर आजमाइश करेगी और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट पर कैंडिडेट उतारेगी. महाविकास अघाड़ी में एक सीट पर कई दावेदार थे, इसलिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया तो नेताओं की नाराजगी की खबरें भी आने लगीं और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी शुरू हो गईं. कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा. कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल. एमवीए में सीट का पेच सुलझ चुका है, लेकिन दलित वोट पर पकड़ रखने वाले प्रकाश आंबेडकर की महावंचित अघाड़ी ने जिस तरह अलग रास्ता पकड़ा है, उद्धव उसे भूल नहीं पा रहे. आमची अपेक्षा अशी होती की प्रकाशजी सुद्धा आमच्या महाविकास आघाडीत येतील. त्यांना काही जागा आम्ही देऊ केल्या होत्या. दुर्दैवाने ते काही शक्य झालं नाही. प्रकाशजींबद्दल आमच्या मनामध्ये प्रेम आदर आहे. त्यांनी सुद्धा संविधान रक्षणासाठी एक दिलदारी किंवा मोठी भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. महाविकास अघाड़ी को पता है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी आधी से ज्यादा ताकत चुनाव से पहले ही गंवा चुके हैं. देखिए, शरद पवार की सियासी समझ बूझ का लोहा खुद प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं. अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पवार सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन पिछले 10 साल पर नजर दौड़ाएं तो पवार की सियासी ताकत लगातार घटती गई. 2014 के लोकसभा चुनाव में पवार की पार्टी 21 सीट पर लड़ी, 4 सीट पर कामयाबी मिली. 2019 के लोकसभा चुनाव में पवार की पार्टी 19 सीट पर लड़ी, 4 सीट पर कामयाबी मिली. 2023 में उनकी पार्टी टूट गई. उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी का नाम, निशान और झंडा लेकर एनडीए में शामिल हो गए. 2024 में महाविकास अघाड़ी ने उन्हें सिर्फ 10 सीट दी है. अब पवार इनमें से कितनी जीतेंगे कहना मुश्किल है. बारामती लोकसभा सीट को शरद पवार का गढ़ कहा जाता है. इस बार वहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से टक्कर मिल रही है. जाहिर है, सुनेत्रा के साथ बीजेपी पूरी ताकत के साथ खड़ी है. ऐसे में शरद पवार के लिए बारामती का किला बचाना बड़ी चुनौती होगा. बढ़ते आगे, चुनाव का साइड इफेक्ट तो नतीजों के बाद दिखता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. मध्य प्रदेश के एक सियासी परिवार में चुनाव ने पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं. खबर बालाघाट की है. बीवी कांग्रेस विधायक हैं और पति लोकसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार. प्रचार के सवाल पर अब दोनों अलग हो गए हैं. यह अलगाव सिर्फ चुनाव भर के लिए है. चुनावी मैदान की स्टोरी बेहद दिलचस्प है. चुनाव जो न करा दे, बालाघाट की सियासी लड़ाई ने पति पत्नी के बीच पूरे चुनाव तक के लिए दूरी पैदा कर दी है. दूरी भी पूरे 10 किलोमीटर की. मैंने उनको बोला था कि भाई आप जो है एक दूसरी पार्टी के प्रचार कर रही है, मैं अपनी पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, तो दोनों में प्रतिद्वंद्विता है राजनीतिक, तो एक ही घर में रहना ये ठीक नहीं है. तो हमने घर छोड़ दिया 5 अप्रैल को. हटा था ये, और उसको लेकर हमको तकलीफ काफी है. घर से दूर जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे यह कंकर मुंजारे. कंकर बालाघाट सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं. घर घर घूमकर वोट मांग रहे, लेकिन अपने ही घर में अब सियासी तनाव है. इसी वजह से पोस्टर, बैनर, कपड़े लेकर जंगल के बीच में ठिकाना बना लिया. पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक हैं. वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही हैं. पति चाहते थे विधायक पत्नी उनके लिए प्रचार करे, लेकिन बीवी ने इससे साफ इनकार कर दिया. इससे नाराज बीएसपी उम्मीदवार मुंजारे घर से ही दूर चले गए. अपनी पार्टी को ताकत देना लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी. कंकर मुंजारे बालाघाट के दिग्गज नेता हैं. एक बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके बीएसपी उम्मीदवार कहते हैं कि एक घर से 2 पार्टी का प्रचार सिद्धांतों के खिलाफ था. हालांकि ये दूरी सिर्फ चुनाव तक के लिए है. जब बेटी की विदाई होती, ब्याह होता है, तो ये कहकर विदा किया जाता है कि बेटा तुमको डोली में बैठा के भेज रहे हैं, अब तुम्हारी वहाँ से ससुराल से अर्थी ही निकलना चाहिए. 19 अप्रैल तक के लिए आप घर से बाहर रहें. तो उन्होंने बाद में मना कर दिया कि हमने विधानसभा में नहीं गई, तो अभी क्यों जाएंगे. तो वो नहीं मानी, तो हमने घर छोड़ दिया. उधर कांग्रेस बीएसपी उम्मीदवार को वोट काटने वाला प्रत्याशी बता रही है.
बालाघाट में पहले दौर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए तूफानी प्रचार चल रहा है।